हेलो बच्चों, आज हम सब एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जाएगी ताकि चीजों को आप बेहतर समझते चले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू पहले एक प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, बताइए पदार्थ किसका बना होता है। ठीक है, बताइए कि पदार्थ किसका बना होता है। तो आप सब बता रहे होंगे कुछ इस प्रकार, पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, और अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और परमाणु जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इस बात को आप सब बेहतर जानते हैं क्योंकि क्लास 9th में ये सारी बातें आप बेहतर पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो कहानी बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, विद्युत को अगर जानना है तो हमें बिल्कुल यहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इस पॉइंट को पहले नोट करते हैं। हम उन चीजों को साथ में नोट भी करते चलेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहले यही नोट करते हैं। ठीक है, पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और अणु परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी पदार्थ का सबसे मूल कण। ठीक है, हम यहां लिख सकते हैं पदार्थ का मूलतः कण। मूलतः कण, मूलतः कण कहने का मतलब है कि पदार्थ का अगर सबसे छोटा कण की बात करें तो वो अपना परमाणु ही है। ठीक है, अब इस परमाणु के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। परमाणु, ठीक है, अगर मान लिया जाए कोई परमाणु ऐसा है इतना बड़ा, ठीक है, इसके चारों ओर कक्षा देते हैं, तो परमाणु के जो ये बीच वाला भाग है यहाँ P+N होता है। ये सब बातें आप पहले भी जानते हैं लेकिन कोई नहीं, आप इसे जान लीजिए। अगर ये परमाणु है तो इस परमाणु के बीच में होता है P+N। ठीक है, ये बीच वाला जो भाग है ये वाला, इसे बोला जाता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक या इसी को बोला जाता है नाभिक। ठीक है, और केंद्रक का खोज किए थे रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक बात तो पता चल गया कि परमाणु के नाभिक यानी केंद्रक में होता है P+N। हम आपको बता दें P क्या है और N क्या है। तो P बता रहा है प्रोटॉन को, ठीक है, और N बता रहा है न्यूट्रॉन को, ठीक है। अब ये जो E जो आप देख रहे हैं, ये जो एक सर्कल और हमने बनाया, ये कक्षा है। ठीक है, और कक्षा में घूमते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। तो यहां E बता रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए। ये बातें आप पहले भी जानते थे। ठीक है, तो अभी खत्म नहीं हुआ परमाणु के बारे में, थोड़ा और जानेंगे। ये कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के कक्षा में गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को भी हम नोट करेंगे। परमाणु कक्षा में गतिशील कण, परमाणु कक्षा में गतिशील कण क्या होता है, तो परमाणु कक्षा में गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थोड़ा सा और आपको हम जानकारी देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अभी विद्युत चैप्टर में प्रवेश हम लोग नहीं किए हैं, अभी केवल बाहरी चीजों को पढ़ रहे हैं जो विद्युत में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में और जानकारियां लिख देते हैं ताकि आगे पढ़ने में सहूलियत होगी। तो एक आप टेबल बना लीजिए। ठीक है, यहां प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, इन सब की जानकारी भी हमें पता होना चाहिए।
क्योंकि ये सब भी सवाल 1 नंबर में बन सकता है। तो इन सब की जानकारी अगर हमें होगी तो काफी अच्छी बात है। हम यह जानेंगे कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है और उस पर द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और द्रव्यमान कितना होता है, और न्यूट्रॉन पर कितना होता है, ये भी जानेंगे। तो चलिए इन सबको पहले नोट करते हैं। ठीक है, अगर बात करें प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, और वही इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन दोनों में फर्क है। ठीक है, दोनों में फर्क है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम है। हाँ, दोनों के मान सेम है, लेकिन दोनों के चिन्ह आप देखिए तो अलग अलग है। प्रोटॉन पर हमने प्लस लिखा, इसका मतलब है कि इस पर जो आवेश है वह धनात्मक है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है असल में वह ऋणात्मक है। ठीक है, अब इसके द्रव्यमान की बात करते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 पर पावर माइनस 27 kg। ठीक है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। वही अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये होता है 9.1 गुने 10 पर पावर माइनस 31 kg। ठीक है, और वही बात कि अगर न्यूट्रॉन पे, तो न्यूट्रॉन पे उतना ही द्रव्यमान होता है जितना कि प्रोटॉन पे होता है, यानी 1.67 गुने 10 पर पावर माइनस 27 kg। ये वाला टेबल आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे यहां से तो और भी सवाल बन सकता है, लेकिन कोई नहीं, आप इतना याद कर लीजिए, इतना में काम हो जाएगा। यहां से सवाल ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, या आपसे ये पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों में किसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो द्रव्यमान ज्यादा है किसका, प्रोटॉन पर, क्योंकि माइनस में जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा द्रव्यमान होगा। ठीक है, ये पावर माइनस में है, इसकी वजह से। चलिए, अब आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बेहतर जान लिया, इसके आवेशों के बारे में। क्लास 9th में यहां आते हैं थोड़ा। क्लास 9th में आप और क्या पढ़े थे कि कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है और कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है कहीं से। ये बात आप क्लास 9th में पढ़े थे कि कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकता है, ठीक है, या कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हम ला भी सकते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से हमने आपको आवेश बताया था, या आप पढ़े होंगे तो वहां बताया गया होगा कि इस पर ऋणात्मक आवेश आ गया है और इस पर धनात्मक आवेश आ गया है। ठीक है, फिलहाल हम पुरानी चीजों को भी जोड़ रहे हैं आपके साथ। तो आपने जब परमाणु में, ये बात कहां चल रही है अभी, परमाणु में, हम अपना हेडिंग अभी बदले नहीं है, यह स्टार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह स्टार जब हम लिख देंगे समझ लीजिएगा दूसरा टॉपिक आ गया। तो अगर मान लिया जाए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में बराबर है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस स्थिति में परमाणु उदासीन होंगे, परमाणु उदासीन। ठीक है, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो गया, इसका मतलब वह परमाणु उदासीन है। और अगला है, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, तो उस परमाणु को बोलेंगे ऋणात्मक परमाणु। ठीक है, ऋणात्मक परमाणु। तीसरा कंडीशन लिखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, तो ऐसे में जो परमाणु होगा उसे बोलेंगे धनात्मक परमाणु। तो यहां लिखेंगे धनात्मक परमाणु। ठीक है, तो उम्मीद है आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखकर ये बताने योग्य तो हैं कि कौन सा परमाणु उदासीन है, कौन सा परमाणु ऋणात्मक है और कौन सा परमाणु धनात्मक है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो बोलेंगे कि वह ऋणात्मक परमाणु है, जैसा कि हमने यहां लिखा है।
और अगर किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या अगर ज्यादा है तो बोल देंगे वह धनात्मक परमाणु है। इस बात को आप पहले भी पढ़े थे, ठीक है, बस आपको केवल हम याद दिला रहे हैं ताकि आपको विद्युत वाला चैप्टर से बेहतर जोड़ सके। ठीक है, एक पॉइंट और यहीं पे लिख देते हैं, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं क्योंकि इसमें उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, कोई भी परमाणु स्वयं उदासीन होता है। अगर मान लिया जाए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, तो ये पदार्थ पर अभी हम बोलेंगे कैसा आवेश है, क्या ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो इसमें अभी कुछ नहीं है, ये अभी उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। ठीक है, या प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश इसमें बराबर है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, जिसके कारण यह जो भी पदार्थ है यह उदासीन है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ अगर उदासीन है इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सेम है, जब बराबर है। ठीक है, तो उदासीन का मतलब आप समझ गए। अब अगर कोई पदार्थ उदासीन है तो हम उसे ऋणात्मक आवेश, उस पर ऋणात्मक आवेश भी ला सकते हैं और धनात्मक आवेश भी ला सकते हैं, हम स्वयं नहीं ला सकते। ठीक है, पदार्थ का उसमें खुद एक प्रवृत्ति होता है कि वह ऋणात्मक होना चाहता है या धनात्मक होना चाहता है। ठीक है, हम उस पर घन और ऋण थोप नहीं सकते। ठीक है, वो पदार्थ का अपना एक प्रवृत्ति होता है। ठीक है, अब जैसे सोडियम जब भी बनता है तो धनात्मक ही बनता है, ऐसा नहीं कि उसे हम ऋणात्मक बना देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए ये ज्यादा बड़ी चर्चा हो जाएगी, फिलहाल चैप्टर में ही रहते हैं। हमें जोड़ना है मुख्य रूप से किसमें, विद्युत में। तो इतनी सारी जो बात हम पढ़े बेसिक तौर पर ठीक था। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बात आप सब बेहतर जानते हैं कि घर्षण से ठीक है, घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, इस बात को आप बेहतर जानते हैं क्योंकि अपने हाथों को अगर आपस में रगड़िएगा तो आपको कुछ उष्मा या गर्मी टाइप से महसूस होगा। ठीक है, इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। ये जो उष्मा उत्पन्न हुई हमारे हाथों में, असल में इसे उष्मा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये आवेश है। ठीक है, तो घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। एक पॉइंट और आपको बताते हैं, अभी आवेश में ही जानेंगे। आवेश में जैसे मान लिया जाए, एक यहीं पर आप नोट कर लेते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला धनात्मक आवेश, ठीक है, और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। हम आपको दो वस्तुओं को रगड़ कर बताते हैं, उदाहरण देते हैं और आपको बताएंगे कि किस पर धनात्मक आवेश आया है और किस पर ऋणात्मक आवेश आया है। ठीक है, तो चलिए हम आपके सामने दो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर ए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम ये देते हैं कि आप एक कांच लीजिए, ठीक है, और इसको रगड़िए किससे? रेशम से, रेशम के वस्त्र पे। ठीक है, तो कांच और रेशम को जब आप रगड़ेंगे तो इस पर आ जाएगा धनात्मक आवेश। ठीक है, और रेशम पर आ जाएगा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब आप ये मत सोचिए कि आपको कैसे पता है कि कांच पे धनात्मक आवेश आएगा, रेशम पे ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है, अभी हमने आपको ऋणात्मक और धनात्मक की प्रवृत्ति नहीं बताया है।
इसलिए आप नहीं जान पा रहे हैं कि कांच पे कैसे धनात्मक आया, या रेशम पे ऋणात्मक कैसे आया। फिलहाल आप सुन लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिए। आगे जब हम क्लास बढ़ाएंगे तो हो सकता है आगे जाके आप क्लियर हो जाए, ये पूछने की आवश्यकता ना पड़े, आपको स्वतः क्लियर हो जाए। फिलहाल आप देखिए केवल बी नंबर। बी नंबर में एबोनोइड का क्षण, एबोनोइड का क्षण ठीक है, और एक बिल्ली का बाल, ठीक है, बिल्ली का बाल। एबोनोइड के क्षण को अगर बिल्ली के बाल पे रगड़ा जाए, मतलब घर्षण कराया जाए, तो बिल्ली के बाल पे उत्पन्न होगा धनात्मक आवेश, वही एबोनोइड के क्षण पे होगा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब ये मेरे को कैसे पता, अभी आपको बोले धैर्य रखिए, आप भी समझ जाएंगे कि कैसे ऋणात्मक आ जा रहा है एक पे और कैसे एक पे धनात्मक आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये दो एग्जाम्पल पूछा जाता है इसलिए हम आपको लिखवा दिए हैं कि कांच और रेशम के कपड़े को जब रगड़ा जाता है एक दूसरे से, तो किस पे धनात्मक आवेश आता है और किस पे ऋणात्मक, तो रेशम पे ऋणात्मक और कांच पे धनात्मक। उसी प्रकार एबोनोइड का छेड़ और बिल्ली के बाल के ऊपर रगड़ा जाता है, तो किस पर धनात्मक आवेश और किस पर ऋणात्मक आवेश आता है, तो एबोनोइड के छड़ पे ऋणात्मक आवेश और बिल्ली के बाल पे धनात्मक आवेश आता है। अब ये ऋणात्मक और धनात्मक के क्या गुण है, कैसे पहचान रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सुन लीजिए। अब यहां से एक स्टार और देते हैं। एक स्टार को देने से पहले हम आपको यहीं पे एक लाइन और लिखते हैं और इसे समझाने का प्रयास करते हैं आपको। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से देखिए जरा। हमने लिखा है कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर, अभी हम आपको बताएं कि घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, आवेश। तो हम दो वस्तु लेते हैं, इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे, ठीक है, तो इन दोनों पे आवेश उत्पन्न होगा, एक पे धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा और एक पे ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए इस पे, ये व्हाइट वाला पे, उजला वाला पे अगर 5 धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है, इस पे 5, तो इस पे ऋणात्मक के 5 आवेश उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है, मतलब ये बोला गया कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर उन पर बराबर मात्रा बराबर होगा तथा विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों वस्तुओं को रगड़ रहे हैं तो किसी एक पर आवेश उत्पन्न होगा, दोनों पर आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन बराबर मात्रा में, दोनों बराबर मात्रा में। हाँ, लेकिन गुणों में दोनों बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होंगे, क्योंकि एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ाते हैं क्लास को। चलिए एक पॉइंट और आपके सामने लिखते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये बात भी 9वीं में बेहतर पढ़े हैं। ठीक है, इसका मात्रक, इसका यानी किसका, ऊर्जा का, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो अभी हमने पीछे जो भी बातें, ये जो विद्युत है, ये विद्युत जो है ना, असल में एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ठीक है, इसके पहले हमने एक बात और देखा था, आवेश को। ठीक है, आवेश, ठीक है, घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है, और ये आवेश जो है यह भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है। ठीक है, यानी विद्युत भी एक प्रकार का ऊर्जा है और आवेश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। तो एक बात तो यहां से पता चल गया कि विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और इसका मात्रक जूल होता है।
चलिए, अगर विद्युत एक ऊर्जा है, ठीक है, विद्युत अगर एक ऊर्जा है, तो भाई ये ऊर्जा हम कहां से प्राप्त करेंगे, मतलब विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या है, कहां से आता है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो अगला अपना हेडिंग यही रहेगा, विद्युत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो चलिए इसे नोट करते हैं, विद्युत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, चलिए, तो स्रोत नंबर पहला, मतलब कौन ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहला है विद्युत सेल, विद्युत सेल, सेल माने बैटरी। ठीक है, एक यंत्र है कौन, विद्युत सेल, इससे भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए विद्युत सेल के अंदर क्या होता है, तो यह रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत सेल यानी बैटरी का क्या काम है, बैटरी के अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है, उसके द्वारा ऊर्जा बनता है, उस ऊर्जा को बदल दिया जाता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, बैटरी के आपको हम नाम बता देते हैं कि कौन कौन ऐसे विद्युत सेल है जिससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए उसे लिख देते हैं। ठीक है, ये रहा कुछ विद्युत सेल के उदाहरण, जैसे में वोल्टेज सेल, यह भी विद्युत ऊर्जा बनाता है, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल और सीसा संचयी सेल, ये सब बैटरी है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा नंबर स्रोत देखते हैं कि कोई और स्रोत है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। अगले स्लाइड की तरफ, बी नंबर, बी नंबर में हम पढ़ेंगे विद्युत जनित्र को, विद्युत जनित्र। ठीक है, विद्युत जनित्र द्वारा भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, इसी को बोला जाता है डायनमो। ठीक है, डायनमो, डायनमो के अंदर, डायनमो कैसे कार्य करता है, इसकी क्या संरचना होती है, ये सब हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं शॉर्टकट में कि डायनमो के अंदर क्या होता है। तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनमो का काम है यांत्रिक, उसके अंदर कुछ क्रियाएं होती है और अंततः विद्युत ऊर्जा बनता है। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए। इसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक कुंडली होती है, जब कुंडली घूमता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये बड़ी कहानी हो जाएगी, जब हम विद्युत जनित्र यानी डायनमो के बारे में पढ़ेंगे तो वहां बेहतर देख लेंगे सारी चीजें। फिलहाल यही ध्यान रखिएगा कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, विद्युत जनित्र यानी डायनमो। ठीक है, सी नंबर, सी नंबर है प्रकाश विद्युत सेल, सेल माने बैटरी, मतलब वो बैटरी जो प्रकाश के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जिसे बोला गया प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत सेल में मुख्य रूप से क्या किया जाता है उसे देख लेते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसमें जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उनका हम नाम लिख देते हैं। प्रकाश विद्युत सेल में किसका प्रयोग होता है, एक होता है सीजियम, सीजियम और एक पोटेशियम। ठीक है, ये दो वो धातु है जिसको प्रकाश विद्युत सेल में इससे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डी नंबर देखते हैं, ताप युग्म, ताप युग्म, ताप युग्म कहने का मतलब है कि चीजों को गर्म करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उष्मीय ऊर्जा को, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, ये ताप युग्म है। इसमें मुख्य रूप से किन दो धातुओं का प्रयोग होता है वो आप लिख लीजिए, एक बिस्मथ और एक एंटीमनी। ठीक है,
ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।